चाइना आज के पावरफुल कंट्रीज में से एक है जिसका ग्लोबल जीडीपी मोर देन 18% है और इसका पॉवर्टी रेट लेस देन 1% है। चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है जिसको कई मानों में सुपर पावर भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन सिर्फ 40 साल पहले इस मुल्क का पॉवर्टी रेट मोर देन 90% था और ग्लोबल जीडीपी सिर्फ 2% था। गुर्बत और भूख से लोग मर रहे थे। इस चाइना ने सिर्फ 40 साल में 0 से 100 का सफ़र कैसे तय किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। From its cultural revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower? चाइना में 1976 में माओ की डेथ के बाद डेंग ज़ाओपिंग डिक्टेटर बनते हैं, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के वक्त में चाइना का मुकम्मल ट्रांसफॉर्म होता है। डेंग की आइडियोलॉजी माओ से टोटली डिफरेंट होती है। डेंग का मानना था कि चाइनीज़ इकोनॉमी पर हुकूमत का कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल था, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में चाइना तरक्की नहीं कर सका। वो इकोनॉमी को आज़ाद करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम पर पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर दी। सबसे पहले डेंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के ज़रिए एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन किया। पहले किसी को भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का कोई हक नहीं था। जो भी फार्मिंग से प्रॉफिट आता था वो सारा लोकल गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन डेंग ने आकर पॉलिसीज़ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और कहा कि हम ज़मीनें इनको लीज पर देंगे और फार्मर ही डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा क्रॉप उगाना चाहते हैं और कौन सा नहीं। उन्हें फुल कंट्रोल होगा अपने बिजनेस के ऊपर। इससे किसानों में मोटिवेशन आई और एग्रीकल्चर में तरक्की होना शुरू हो गई। इन्हें ये आइडिया फैक्ट्री सिस्टम पर भी लगाया। 1976 से पहले माओ की लीडरशिप में चाइना में जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी के बंदों की थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। बाद में डेंग ने ये इख्तियारात फैक्ट्री के वर्कर्स को दे दिया कि वो व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन टारगेट क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी और वर्कर्स की तनख्वाहें कितनी होंगी। 1974 से 1984 के दरमियान एग्रीकल्चर में 7.8% तक इंक्रीज़ हुआ। ग्रेन प्रोडक्शन डबल हो गई। फिर चाइना ने अर्बन माइग्रेशन को रोकने के लिए लोकल बिजनेस को इंकरेज करना शुरू कर दिया। अब एक शख्स को लोकल बिजनेस करने पर, अपने घर के पास बिजनेस करने पर एक इजाफी इंसेंटिव मिल रहा है, तो फिर क्यों वो शख्स दूसरे बड़े सिटी में जाकर बिजनेस करेगा। इन सब पॉलिसीज़ के बाद चाइना पॉवर्टी से निकलने लग पड़ा और इसके लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होना शुरू हो गया। फिर चाइना ने वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए अपनी आबादी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए, लोगों को स्किल्स सिखाई जानी शुरू कर दी गई, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होनी शुरू। स्किल्ड, चीप और लोकल लेबर होने की वजह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बनना शुरू हो गई, जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हो गया, जिससे ट्रांसपोर्ट बेहतर होना शुरू हो गई। फिर चाइना ने 4% जीडीपी अपना एजुकेशन पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे लिटरेसी रेट इंतहाई दर्जे तक इंक्रीज़ हो गया। फिर चाइना ने $385 मिलियन, जिसको बाद में बढ़ाकर $500 मिलियन तक साइंस और रिसर्च पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ ने चाइना की किस्मत बदल दी। इन पॉलिसीज़ की वजह से आज चाइना सुपर पावर की राह पर गामज़न है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।